हाँ जी, गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग। और चलिए हम फिर आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल DCS फिजिक्स में। देखिए हमारी जो कंपटीशन की क्लासें चल रही हैं, उन कंपटीशन की क्लासों में हम लोग आप लोगों को तरंगों के बारे में बता रहे हैं। धीरे धीरे तरंगों से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। पिछली 2-3 वीडियोज में हम लोगों ने आप लोगों को तरंगों के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी है, अगर वो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारी वीडियोज़ को कैरी कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट दीजिए। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम बात करते हैं अपनी तरंगों में आगे की बातों की। देखिए तरंगों के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग जान चुके हैं, तरंगे क्या है वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, आज हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है तरंगों का अध्यारोपण। यानी आज आप लोगों को तरंगों के बारे में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सुपरपोजिशन। क्या होता है कि अगर एक कमरे में बहुत सारे लड़के बैठे हो और सब एक साथ तेजी से चिल्लाने लग जाएं तो हमें किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, किसी का भी कोई भी शब्द हमें समझ में नहीं आता। क्यों? हालांकि मैं टीचर हूं तो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैंने उनसे कोई सवाल पूछा, सारे बच्चे जवाब देने लग गए और गलत गलत जवाब देने लगे। यानी हर बच्चे ने अलग शब्द बोला, सब एक साथ बोले, तो क्या मुझे किसी का भी शब्द समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उनमें से कोई एक बच्चा बहुत तेज बोल रहा है तो मुझे उसका शब्द थोड़ा समझ में आ सकता है। समझ रहे हो? ऐसा क्यों होता है? वो होता है तरंगों के अध्यारोपण की वजह से। वाहन चलते हैं, ट्रैफिक पे कितना शोर होता है, ट्रैफिक चौराहे पे, वहां पर हमें किसी का कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? तरंगों के अध्यारोपण की वजह से। ऐसा होता क्या है? आप सोचिए, ये यहां से एक तरंग गति कर रही है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी दे दूं। ये एक तरंग जा रही है। तरंग में प्रारंभिक बिंदु से एक होता है धनात्मक लूप, जिसको हम लोग तरंग का कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं? श्रृंग। और जो आपका ऋणात्मक लूप होता है जो नीचे की ओर, उसको कहते हैं गर्त। जो लूप ऊपर की ओर पॉजिटिव है उसको श्रृंग कहा जाता है, और जो लूप नीचे की ओर है उसको गर्त कहा जाता है। आपके इस बिंदु से और इस बिंदु तक पहुंचने में टाइम लगता है t, जिसको कहा जाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल। और एक आवर्तकाल में तरंग जितनी दूरी तय करती है, एक आवर्तकाल में आपकी तरंग यहां से और कहां पहुंची? यहां। उसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा। उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य लैम्डा। कोई भी तरंग अगर गति कर रही है तो तरंग का ऊपरी जो धनात्मक लूप होता है, ऊपर की ओर चढ़ाव जो होता है उसे श्रृंग कहते हैं, और जो झुकाव होता है उसे गर्त कहते हैं। आपके एक श्रृंग और एक गर्त को पूरा करने में जो समय लगेगा उसको कहेंगे आवर्तकाल। और बेटा एक आवर्तकाल में जितनी दूरी तरंग तय करती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उस दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी लैम्डा। तरंग दैर्ध्य। अब आप सोचिए कि आपकी एक से ज्यादा तरंगें गति कर रही हैं, एक से ज्यादा तरंगें, तो आप बताइए, एक तरंग गति की यहां से, फिर दूसरी तरंग ने गति की, फिर तीसरी तरंग ने गति की, फिर चौथी तरंग ने गति की। आप सोचिए, जैसे कमरे में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, उनकी आवाजें मिल रही थी और हमें उनकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो क्या यहां पर भी ऐसा ही नहीं हो रहा? आपकी बहुत सारी तरंगें चल रही हैं। देखिए, पहली तरंग, उसके बाद दूसरी तरंग, उसके बाद तीसरी तरंग। अब आप सोचिए, तीनों तरंग चल रही हैं। कहां कहां मिल रही हैं? पहली 2 तरंगें इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तीनों इस बिंदु पर, उसके बाद ये इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो आप सोचिए, ये तरंगें जब गति करती हैं एक साथ तो ये तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं, और जब ये तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं तो इनका एक दूसरे से मिलना ही क्या कहलाता है? अध्यारोपण। क्या कहलाता है? अध्यारोपण। जब बहुत सारी तरंगें एक साथ गति कर रही हो तो उनके एक साथ गति करने में वो जब एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो ये घटना कहलाती है अध्यारोपण। क्या कहलाती है? अध्यारोपण। लेकिन याद रखिए, अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप 4 घटनाएं उत्पन्न होती हैं। जब बहुत सारी तरंगें गति करते हुए मिलती हैं
तो उनके मिलने पर 4 घटनाएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहली उत्पन्न होती है व्यतिकरण। व्यतिकरण कब होगा? जब आपकी समान आवृत्ति की तरंग, आवृत्ति कैसी हो? समान, और इनकी दिशा भी कैसी हो? समान। जब समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में संचरित होते हुए, ऐसे समान दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं, तो जो घटना उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? व्यतिकरण। क्या कहेंगे? व्यतिकरण। किन में उत्पन्न होता है व्यतिकरण? आपकी प्रकाश तरंगों में। यानी आपसे पूछ ले पेपर में, ऐसे ही तो पूछता है, निम्न में से किस तरंग में व्यतिकरण की घटना संभव है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, अवरक्त तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या कहोगे? प्रकाश तरंगे। जब बहुत सारी तरंगे एक ही दिशा में संचरित होते हुए एक दूसरे पर मिल जाती हैं तो इस घटना को कहते हैं अध्यारोपण। और अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप पहली घटना क्या होगी? व्यतिकरण। व्यतिकरण कब होगा? जब आपकी समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होंगी, तो जो घटना उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे? व्यतिकरण। और व्यतिकरण किन में होता है? प्रकाश तरंगों में। दूसरी घटना आपकी विस्पंद। जब आपकी असमान आवृत्ति की तरंग, जब तरंगों की आवृत्ति कैसी हो? असमान। आवृत्ति कैसी हो? असमान। और दिशा कैसी हो? समान। जब असमान आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे से मिलती हैं, जब असमान आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे से मिलती हैं, तो इनके मिलने पर, जब असमान आवृत्ति की तरंग, देखिए मैं इनको ना सीक्वेंस से नहीं करा रहा क्योंकि मुझे आप लोगों तक नॉलेज पहुंचानी है, तो मैं आपको टुकड़ों में करा रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे ही आप मेरे रिदम में आ जाओगे, जैसे 12th क्लास के सभी बच्चे मेरे रिदम में हैं, वो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए, तो वो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो आप 1-2-3 वीडियोज में और मेरे रिदम में आ जाओगे, मेरे सिस्टम में डल जाओगे। फिर उसके बाद अपन लोग सीरियलिटी से आराम से सारे टॉपिक करेंगे। याद रखिए सिलेबस पूरा कराऊंगा, एयरफोर्स का, नेवी का, रीट का, जो भी सिलेबस है कराऊंगा। बताता जाऊंगा कि बेटा आज एयरफोर्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, आज रीट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बताता जाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। इसलिए रेगुलर देखते रहो। तो जब आपकी असमान आवृत्ति की तरंगे, असमान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में संचरित हो और अध्यारोपित हो जाए, और अध्यारोपित हो जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? विस्पंद। किसमें होगा ये होता है ध्वनि तरंगों में। आपसे पूछ ले कि विस्पंद केवल किन में संभव है, तो केवल और केवल ध्वनि तरंगों में, और किसी में नहीं। इसकी परिभाषा में भी ये बात आती है कि जब असमान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे समान दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित हो, असमान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे समान दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित हो, तो फिर कौन सी घटना उत्पन्न होगी? विस्पंद। समझ रहे हो? व्यतिकरण किन में? प्रकाश तरंगों में। विस्पंद किन में? ध्वनि तरंगों में। तीसरा आ जाओ, अप्रगामी तरंगें। तीसरा पॉइंट है अप्रगामी तरंगें। क्या होती हैं? जब, याद रखिए, जब आवृत्ति समान, ठीक है, आपका तरंगों का आयाम भी समान, लेकिन दिशा कैसी हो? विपरीत। एक तरंग ऐसे जा रही है, एक तरंग ऐसे आ रही है, ये दोनों विपरीत दिशा में जब अध्यारोपित तो होंगी, जिनकी आवृत्ति भी समान है, आयाम भी समान है, लेकिन दिशा विपरीत है, तो ये जिस बिंदु पर आपतित तो होंगी वहां पर एक तरंग का निर्माण होगा जिसका नाम क्या है? अप्रगामी तरंग। समान आवृत्ति की समान दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण। असमान आवृत्ति की समान दिशा में ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं तो विस्पंद। लेकिन आवृत्ति आयाम समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, तो जो तरंगें उत्पन्न होंगी वो कौन सी? अप्रगामी। कौन सी? अप्रगामी। याद रखना, अप्रगामी तरंगें सभी तरंगों में उत्पन्न, चलो अभी नहीं, अप्रगामी तरंगों को अभी मैं बाद में समझाऊंगा एक्सप्लेन करके। तो याद रखिए, जब जो घटना उत्पन्न होगी, जब आवृत्ति और आयाम समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, तो कौन सी तरंगें? अप्रगामी। और चौथी घटना देखिए, दिशा समान, दिशा समान तो व्यतिकरण और विस्पंद, दिशा विपरीत तो अप्रगामी, और तीसरा चौथा है लिसाजू की आकृतियां। लिसाजू की आकृतियां, जब तरंगों की आवृत्ति और आयाम तो जो है वही रहे, यानी आयाम और आवृत्ति तो कैसी रहे? समान, लेकिन
आपकी इनकी दिशा हो लंबवत। कैसी? लंबवत। एक तरंग ऐसे आ रही है, एक तरंग ऐसे जा रही है, जब ये लंबवत दिशा में एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी यानी मिलेंगी। अरे यार समझ लो, अध्यारोपण का मतलब क्या है गांव की भाषा में? मिलना। जब जब मिलेंगे तब तब अध्यारोपण होगा। समझ गए ना? तो जब जब मिलेंगे, जब जब अध्यारोपण होगा। तो अगर सूदी दिशा में मिलेंगे तो व्यतिकरण है जागो, सूदी दिशा में मिलेंगे लेकिन आवृत या समान हुई तो विस्पंद है जागो, और विपरीत दिशा में मिलेंगे तो अपरागामी तरंग। लेकिन अगर मिलेंगे लंबवत दिशा में तो कौन सी फिर पता ही ना जाने कहाँ उत्पन्न होगा। जब जब तरंगे लंबवत दिशा में उत्पन्न होती है ना, तो इनके अध्यारोपण बिंदु पर कुछ अज्ञात आकृतियां उत्पन्न होती हैं, अलग अलग विभिन्न आकृतियां उत्पन्न होती हैं, जिनकी आकृति ज्ञात नहीं है। उन अज्ञात आकृतियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेसाजू की आकृतियां। क्या कहते हैं? लेसाजू की आकृतियां। तो ये था तरंगों का अध्यारोपण। अब मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा कि अपरागामी तरंगे क्या है। आप लोग गौर से पढ़ना, लिखना चाहो तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपरागामी तरंगों की। केवल अपरागामी तरंगे क्या है, क्या पढ़ना है, क्या सिस्टम है, सारा कुछ। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपरागामी तरंग। अपरागामी तरंग क्या होती है? जब आप लोगों को पता है समान आवृत्ति और आपका समान आयाम की तरंगें दिशा विपरीत दिशा में जब अध्यारोपित होती हैं, नहीं यार गलत लिख दिया, विपरीत दिशा में जब वो अध्यारोपित होती हैं तो उनके अध्यारोपण बिंदु पर देखिए, उनके अध्यारोपण बिंदु पर एक तरंग का निर्माण होता है जो किसी दिशा में गति नहीं करती है, जो किसी भी दिशा में गति नहीं करती है, उसको कहते हैं अपरागामी तरंग। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जब जब तरंगों का अध्यारोपण होता है, चाहे कितनी भी तरंगें एक दूसरे से मिल जाएं, अध्यारोपित हो जाए, किसी भी तरंग के गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे तरंगें कितनी भी मिले, कितनी भी तरंगों का अध्यारोपण हो, याद रखिए किसी भी तरंग के गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप कोई आपसे पूछ ले कि गुणधर्मों में परिवर्तन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो जब तरंगें विपरीत दिशा में मिलती हैं, तो विपरीत दिशा में जब तरंगें मिलती हैं तो बेटा जो तरंग निर्मित होती है इस अन्य के अध्यारोपण बिंदु पर, उसको कहते हैं अपरागामी तरंग। और अपरागामी तरंग किसी भी दिशा में गति नहीं करती। जो अपरागामी तरंग निर्मित होगी वो गति नहीं करेगी। समझे या नहीं? याद रखना, अपरागामी तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। अब सोचो, अरे जब वो गति ही ना कर रही तो ऊर्जा को स्थानांतरण काई को होगो? नहीं होगो। जब तरंग गति ही नहीं कर रही है तो ऊर्जा का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होगा, यानी अपरागामी तरंगों के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। दूसरी बात, कोई आपसे पूछ ले अपरागामी तरंगें उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य तरंगों के द्वारा, अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा, दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना कि ये तरंगें यानी अपरागामी तरंगें अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ तरंग दोनों, अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ तरंग दोनों के कारण उत्पन्न होती हैं। याद रखोगे आप कि अपरागामी तरंगें जो हैं, पहली बात ये किसी भी दिशा में गति नहीं करती, तो इनसे ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। यही जो गुणधर्म में पढ़ा रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ, यही डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। मैं आप लोगों को पेपर बता दूंगा, मेरे पास पेपर हैं, तो उन पेपरों में ऐसे क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा बस आप लोग पढ़ो तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। ये तरंगें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के कारण उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, आप लोगों को पता है जितने भी संगीत के उपकरण होते हैं, वायलिन है, गिटार है, सितार है, सब में बेटा अपरागामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, सब में। तो किस किस में कौन कौन सी तरंग उत्पन्न हो रही है, अब हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। किस किस में कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले
देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा होगा उपकरण सोनोमीटर, आपका गिटार, सितार, वायलिन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, यही क्वेश्चन तो आते हैं आप लोगों के पेपर में। सोनोमीटर, गिटार, सितार और वायलिन, इसमें उत्पन्न होती हैं अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग। पूछ लेगा आपसे पेपर में, गिटार में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अनुप्रस्थ अप्रगामी, अनुदैर्ध्य अप्रगामी वगैरह वगैरह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सोनोमीटर, ये याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सोनोमीटर, गिटार, सितार और वायलिन, इनमें कौन उत्पन्न होता है? अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें। याद रखोगे, सोनोमीटर, गिटार, सितार और वायलिन में आपकी अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें बनती हैं। देखिए, लेकिन एक उपकरण आते हैं, इन सभी उपकरणों में तार का उपयोग किया जाता है, तार का। और आपको पता है तार का मतलब है तनी हुई डोरी। आप लोगों को पता है इन सभी उपकरणों में, सोनोमीटर, गिटार, सितार, वायलिन में तार होता है। तार को ऐसे बजाते हैं, उसी से आवाज आती है। तार का मतलब है तनी हुई डोरी, खिंची हुई डोरी। और खिंची हुई डोरी में कौन सी तरंग उत्पन्न हो रही थी? अनुप्रस्थ। कौन सी? अनुप्रस्थ। तो जिस उपकरण में तार है, याद रखना, जिस संगीत उपकरण में तार लगा होता है उसमें हमेशा अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। हमेशा अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है जिस उपकरण में तार का उपयोग हो रहा है, और तार की सहायता से हम लोग आवाज उत्पन्न कराते हैं, उसमें ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सोनोमीटर, गिटार, सितार, वायलिन, इन सब में जो सरस्वती मैया की वीणा है, उस वीणा में भी तार है, ठीक है। तो उस वीणा में भी तार है। तो ये इन सब में कौन से, जिसमें तार है, अनुप्रस्थ है, क्योंकि तार तनी हुई डोरी, तार, ता से तार, ता से तनी हुई डोरी, तनी हुई डोरी में कौन सी? अनुप्रस्थ। क्लियर? उसके बाद आप जैसे ले लो, जिन उपकरणों में तार नहीं होता, आवाज तो वो भी उत्पन्न करते हैं, जैसे बांसुरी है, बीन है। अच्छा, बीन के अलावा जैसे बांसुरी हुई, बीन हुई, आपके सीटी बजती है, बिगुल बजता है, क्लैरिनेट है। तो का से क्लैरिनेट, आपका बिगुल, बांसुरी, बीन, क्लैरिनेट, बिगुल, इन सब में कौन सी तरंग उत्पन्न होगी? आप बताओ कौन सी होगी? जब इनमें अनुप्रस्थ है, यहाँ आ रही तो बची कौन सी? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। तो आज मैंने आप लोगों को जो कुछ भी कराया है, ये सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इनमें से आज की क्लास में से आप में से हर एक बच्चे को हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है, याद रखना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपका सोनोमीटर, गिटार, सितार, वायलिन, जिनमें तार का उपयोग होता है, वीणा हुई, इन सब में ता से तार, ता से तनी हुई डोरी, तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग। जिनमें तार नहीं होता, बांसुरी में तार नहीं होता, हवा में उत्पन्न होती है, बीन है, क्लैरिनेट है, बिगुल है, बिगुल नहीं बेगोलो। तो बिगुल में कौन सी उत्पन्न होंगी? अनुदैर्ध्य। कौन सी? अनुदैर्ध्य। क्लियर है? तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ा, आप यहां तक पढ़िए। अब यहां तक पढ़ने के बाद में मैं आज की सभा को तो यहीं पर समाप्त करता हूं। कल हम लोग जो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे अगली क्लास में, वो होंगे हम लोग विस्पंद, जिसमें प्रस्पंद पढ़ा जाएगा, निस्पंद पढ़ा जाएगा, वायु स्तंभ पढ़ाया जाएगा, वायु स्तंभ के साथ में स्वरित्र पढ़ाया जाएगा। इनमें से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है। तो तब तक के लिए आप लोग इनको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। ये चीज़ याद करनी है बहुत अच्छे तरीके से, और याद करके ढंग से अपना रिवीजन कीजिए। तो आज की सभाओं को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं आप सब लोगों से तरंग का आगे का पार्ट लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।